डीडी राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे चिकित्सा लापरवाही और विधिक उपचार के बारे में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वैद्यो नारायणो हरि, अर्थात वैद्य डॉक्टर ही नारायण है, हरि है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि डॉक्टर्स हमारी ज़िंदगी बचाते हैं, हमें स्वस्थ बनाते हैं और इसीलिए समाज में जो उनका दर्जा है वो बहुत ही ऊंचा माना गया है। लेकिन कई बार रक्षक ही भक्षक बन जाता है। जिन हाथों को ज़िंदगी देनी होती है वही हाथ कई बार ज़िंदगी छीन भी लेते हैं। और यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल स्टाफ की किसी भी लापरवाही का शिकार होता है, किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो कौन कौन से कानूनी उपचार उसके पास हैं, यही जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट अभिषेक व्यास जी से। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जिस पर अक्सर बात नहीं होती है। तो क्योंकि डॉक्टर्स का दर्जा हमने कहा कि बहुत ऊंचा है, हमें ज़िंदगी देते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, लेकिन कई बार उनकी लापरवाही हमारी ही जान पर बनाती है। तो सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आखिर ये जो चिकित्सा लापरवाही है ये होती क्या है और कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो इसकी श्रेणी में आते हैं। चिकित्सा लापरवाही दो शब्दों से बना है, चिकित्सा प्लस लापरवाही। जी। लापरवाही के अंदर क्या आते हैं? कर्तव्य आते हैं, देखभाल आती है, और इन दोनों को अवॉइड करते हुए जो कार्य किया जाता है वो लापरवाही कहलाती है। जी। इन लापरवाही के द्वारा कई बार मरीज की जान तक बन आती है। मरीज अपनी गंभीर समस्याओं से परेशान होता है जब डॉक्टर्स के पास जाता है, चिकित्सक के पास जाता है, ताकि वो उपचार ले सके बेहतर। और आमतौर पर देखा भी गया है कि जो मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है, पेशेवर डॉक्टरों द्वारा कई बार ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके साथ घटित कर देते हैं वो मरीज के साथ, जिसकी प्रॉब्लम मरीज के साथ होती है। जी। वो अपनी जान से हाथ धो देता है, या उनके साथ कोई उनकी पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो जाता है, या कोई पर्टिकुलर अंग उनका काम करना बंद कर देता है। ये मेडिकल नेग्लिजेंसी के कारण होता है। जी। इंडिया में देखा गया है, मोस्ट ऑफ ये रिकॉर्ड है, आंकड़ा है जो आपको नेट पे सामान्य मिल जाएगा। इन ए ईयर 52 लाख मुकदमे दर्ज होते हैं मेडिकल नेग्लिजेंसी के, इन ए ईयर इंडिया के अंदर। और इन ए ईयर 98,000 डेथ्स हैं, डेथ इन ए ईयर 98,000 डेथ। और ये काफी बड़ा आंकड़ा है। जी बिल्कुल, ये मेडिकल नेग्लिजेंसी के कारण है। सर, इतना बड़ा आंकड़ा आपने बताया कि इतनी तो डेथ हो रही हैं और लोग केसेस कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये कोई साधारण बात तो नहीं है। और इसीलिए पहले से हमारे संविधान में भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और यदि हम संविधान उठाते हैं तो देखते हैं कि मूल अधिकारों की बात हमें दिखती है कि मूल अधिकार हर नागरिक को दिए गए हैं कि आपको अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए, अच्छे से जीवन जीने के लिए ये अधिकार हम मौलिक अधिकारों के रूप में दे रहे हैं। और उन्हीं में से एक है चिकित्सा का अधिकार। संविधान में इस बारे में क्या प्रावधान है? संविधान के अंदर इसमें आर्टिकल 21 कवर करता है चिकित्सा के अधिकार को। जी। आर्टिकल 21 कहता है कि सबको अच्छी चिकित्सा, बेहतर चिकित्सा और रीजनेबल चिकित्सा इलाज मिलना चाहिए। अगर ये मौलिक अधिकार से कवर होता है, किसी भी व्यक्ति का अगर उसका हनन होता है चिकित्सा के अंदर, तो वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपने चिकित्सा अधिकार लेने के लिए, या क्या उसको मेडिकल रिक्वायरमेंट थी और क्या नहीं मिल पाई उसको, जी, एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल से, या कोई क्लिनिक, नर्सिंग होम जो रन्स कर रहे हैं, उनसे अगर कोई उपचार लेने गए, उपचार में कमी रही, उस उपचार का इलाज नहीं हो पाया, या सरकारी हॉस्पिटल में आप किसी उपचार के लिए गए और वहाँ पे उस रोग का निदान नहीं हो पाया, जी, तो उस निदान के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं हाई कोर्ट के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आर्टिकल 21 के तहत। जो आपने देखा है ये कई मिशंस चलाए जा रहे हैं सेंटर के द्वारा भी और स्टेट द्वारा भी।
सेंटर के द्वारा आयुष्मान भारत ये आर्टिकल 21 के ही तहत चलाया जा रहा है, जो 2018 में आया था। स्टेट में, अपने राजस्थान स्टेट में चलाया जा रहा है चिरंजीवी योजना, जी। जो ये आर्टिकल 21 ही प्रदान कर रहा है अपन को। ये सारी मेडिकल सुविधाएं जो मिल रही है, जैसे चिकित्सा का राइट है, वैसे ही हर आम इंसान को बेहतर चिकित्सा का राइट्स है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन। जी अभिषेक जी, एक इसके अंदर एक मैं आपको एक केस और बताऊंगा। 2008 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जगदीश राम वर्सेज बंगाल राज्य का है, मजदूर यूनियन वर्सेज बंगाल राज्य। इसके अंदर तय किया गया कि हर गरीब से गरीब को और अमीर से अमीर को चिकित्सा का, उचित चिकित्सा, बेहतर चिकित्सा का राइट है। जो जिनके इस राइट की अवहेलना होती है वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। इसके द्वारा ही जैसे आपको पोलियो का टीका मिलता है, ये राइट है एक। और भी कई टीके लगाए जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो निःशुल्क कैटेगरी में आते हैं। ये अपन को आर्टिकल 21 के तहत मिल रखे हैं। जी, बहुत कम केसेस ऐसे देखने में मिलते हैं कि डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन किया और कैंची पेट में रह गई जी, या फिर और किसी इस तरीके की चीज़ें, जिसे मैं तो कहूँगी कि एक तरीके की वारदात है मरीज़ के खिलाफ। ये टाइप की घटनाएं यदि होती है तो मरीज़ का जो परिवार है वो तो काफ़ी दुखी होते ही हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि डॉक्टर्स को जो हमने दर्जा दिया था, उनकी लापरवाही मरीज की जान ले रही है। कई बार हम देखते हैं कि हड़तालें हो जाती हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स उन्हें एडमिट नहीं कर रहे हैं, एंटरटेन नहीं करते हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? इनके खिलाफ कार्रवाई यही है कि इनके खिलाफ आप मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, स्टेट काउंसलिंग ऑफ इंडिया और पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे एक हेल्प डेस्क होती है, वहाँ पे आप इनके लिखित में शिकायत दे सकते हैं। लिखित में, नॉट मौखिकी। अच्छा। आमतौर पर देखा जाता है अपन मौखिकी दे के आ जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। लिखित पे आप कार्रवाई करें, उनकी रिसीविंग लें, पर्टिकुलर आप पूरा डॉक्टर का नाम डिस्क्राइब करें उसके अंदर, उसके साथ उसकी क्या पोस्ट है वो उनके बारे में बताएं, साथ में क्या उपचार वो कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट क्या आपको लेना है, क्या नहीं लेना है। हाँ, ये आमतौर पे देखा गया है यहाँ पे जनरली, बेसिकली ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलन में आया है, रेगुलर अखबार में भी देखने को मिलता है पढ़ने को कि उपचार के दौरान कोई विदेशी उपकरण या औजार मरीज के पेट में छोड़ देते हैं या उसके, तो इनके लिए आप कंज्यूमर फॉर्म के थ्रू जा सकते हैं, सिविल कोर्ट्स में जा सकते हैं। और उपचार ये रहने के उपकरण कोई आपके पेट में रह जाते हैं, उपकरण के द्वारा आपको कोई नेग्लिजेंसी होती है, आपके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है या आपकी कैजुअलिटी में डेथ हो जाती है, तो आप इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग अपन आईपीसी के तहत कर सकते हैं। आईपीसी में 3-4 सेक्शंस हैं जो पर्टिकुलर मेडिकल नेग्लिजेंसी को भी कवर करते हैं और दुर्घटना को भी कवर करते हैं। उसमें फर्स्ट सेक्शन आता है 304A। इसके अंदर मेडिकल नेग्लिजेंसी या कोई भी कारण से दुर्घटना घटित होती है, उसमें मौत हो जाती है, तो इसमें 2 साल का कारावास साथ में जुर्माने की सज़ा है, डॉक्टर को मिलेगी। और सर, क्या ये सज़ा केवल मतलब ये जो कार्यवाही है ये केवल डॉक्टर के खिलाफ की जा सकती है या फिर हॉस्पिटल स्टाफ उसको भी इसके शिकंजे में लिया जा सकता है? मैम, इसमें पूरा ही इनका जो ग्रुप होता है इस ट्रीटमेंट में, जैसे ओटी के अंदर सिंगल डॉक्टर नहीं होता है। ओटी ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जन होते हैं उनके साथ 3 से 4 जनों की टीम होती है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ भी होते हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो ये पूरा उस टीम का ग्रुप होते हैं, सदस्य होते हैं। उस घटना को करने में एक अभियुक्त और उनके सह अभियुक्त, उनका बराबर का दंड होता है, बराबर की कार्रवाई होती है उनके ऊपर। तो ये सभी उनमें सम्मिलित होते हैं। इसमें अस्पताल भी सम्मिलित होता है, जिस अस्पताल में ये किया जाता है। कई बार क्या होता है, अस्पताल अपने लिए उनके पास पेशेंट्स जाते हैं, पर्टिकुलर वो उस बीमारी को ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन कि हम आपकी ये व्यवस्था करवा देंगे, हम बाहर से डॉक्टर हायर कर लेंगे, तो वो बुला के वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो उस केस में आमतौर पर हॉस्पिटल को भी जोड़ा जा सकता है। उसके लिए हॉस्पिटल पे और उन संस्थाओं पे पेनलाइज करती हैं
क्योंकि संस्था को या किसी बिल्डिंग को या किसी नाम को तो अपन सजा नहीं दे सकते हैं। जी। सजा तो व्यक्ति को दी जा सकती जी। है। तो व्यक्तियों को सजा मिलेगी और संस्था, जो भी अस्पताल है, जो भी ट्रस्ट है, उनको मॉनिटरिंग रूप से लायबिलिटी दी जाएगी कि आपको इतना कंपनसेशन देना है। जी अभिषेक जी, एक और चीज़ कि हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट आया है, उसे भर्ती किया गया है, अब उसका इलाज करने में बिना मतलब के काफ़ी दिन वेस्ट किए जा रहे हैं। जो काम 2 दिन में हो सकता है, उस पेशेंट को 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रखा जा रहा है, इसलिए ताकि जो उसके रूम का खर्चा है वो हमें मिल सके। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि कोई पेशेंट है जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है और ये उसके परिजनों को इस बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है कि आपका पेशेंट अब नहीं रहा, बल्कि उसको ये बताया जा रहा है कि नहीं अभी तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, हम देख रहे हैं, जबकि उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें और ज़्यादा पैसा मिल सके। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके लिए काफ़ी अच्छा प्रावधान है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अपने इंडिया में, आजकल की जो जनरेशन है वो हॉस्पिटलों को भी होटल्स की जैसे ट्रीट करना चाहते हैं कि हॉस्पिटल भी हमें होटल्स की जैसे ट्रीटमेंट दें। जी। जो आजकल के मरीज हैं वो ये नहीं देखते हमें सही उपचार मिले, वो ये देखते हैं हमें फैसिलिटी अच्छी मिले। जी। तो उनका फोकस उपचार से ज़्यादा फैसिलिटीज़ पे रहता है। जी। तो इसमें क्या होता है, अस्पताल प्रशासन भी यही लापरवाही बरतते हैं जैसे मरीज लापरवाही बरतते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें उनको अवेयरनेस होनी चाहिए अपने क्या राइट्स हैं। जी। जी। मरीज को या मरीज के जो परिजन उनके साथ जाते हैं उनको अपने अधिकार पता होनी चाहिए। फर्स्ट अधिकार कि उनका जो इलाज है, जिस बीमारी का इलाज है, वो संबंधित अस्पताल कर सकता है या नहीं कर सकता। ईएनटी हॉस्पिटल जो होते हैं, जो पर्टिकुलर आईज, नोज़ और ईयर के होते हैं, वो हॉस्पिटल ही इन केसों को अधिकतर डील करते हैं। लेकिन जनरली आज अपन ने देखा है कि जिस भी अस्पताल में अपन जाते हैं वो हर तरह के केस एंटरटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लापरवाही उनके द्वारा बरती जाती है। देन फिर उनके वो रोटेशनली चार्जेस लेते जा रहे हैं, उनके बाहर से एक्सपर्ट व्यू लेते हैं तो उनके चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर मरीज को राइट है वो हर चीज़ की जानकारी पहले प्राप्त करें। वो उनको फीस पे करते हैं तो उनको हर चीज़ की जानकारी का अधिकार है, लेकिन वो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मरीज इतना पूछता नहीं, उस समय वो खुद दुखी होते हैं। जी बिल्कुल। इसमें उनको सेकंड ओपिनियन लेने का अधिकार है। अगर आपकी फर्स्ट ओपिनियन बेहतर नहीं हो रही है, उससे आपको इलाज नहीं मिल रहा है, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं आप डेली के जो भी खर्चे हो रहे हैं उनके बारे में जान सकते हैं। देन जनरली हमने देखा है अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं मरीजों को, देन आफ्टर ये फोर्सफुली मरीज को बोलते हैं ये पर्टिकुलर मेडिसिन आप जाके हमारे अस्पताल में नीचे मेडिकल की दुकान है वहाँ से लेके आएँ। अब मरीजों को ये पता नहीं होता है उनके राइट्स हैं, वो बाहर से भी, बाहर के दूसरी दुकान से, दूसरी मेडिकल स्टोर से या दूसरे डायग्नोसिस स्टोर से या डायग्नोसिस सेंटर से वो जो प्रिस्क्राइब कर रखी है डॉक्टर ने जांचे या मेडिसिन, वो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं जी। लेकिन वो उस समय इन्फ्लुएंस में होते हैं, उनके दबाव में होते हैं, तो वो जाके वहाँ से परचेज कर लाते हैं। अब उसके अंदर उनके बिल्स ज़्यादा हो जाते हैं और वो डर के कारण पूछ नहीं पाते हैं डॉक्टर साहब से। तो ये इनके सारे राइट्स हैं, इनको क्योंकि एटलीस्ट दिखाना तो उन्हें ही है। हाँ, दिखाना उनको तो उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और कई बार हमने ऐसे देखा है, जो बहुत ही गलत बात हमने देखी, कि एक आदमी एक डॉक्टर को दिखाने जाता है, वो उसके सारे टेस्ट करवाता है, उसको दवाई लिख देता है और उस पेशेंट को लगता है कि नहीं, मुझे अभी इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, अब हमें डॉक्टर को चेंज करना चाहिए। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा है, वो दूसरा डॉक्टर उन्हें कहता है कि नहीं, हम आपके पुराने जो जितने भी टेस्ट हैं, जो भी आपने दवाई ली है, हम उन्हें मानते ही नहीं हैं। हमारा क्लिनिक है, हमारे क्लिनिक से ही आपको वही सारे टेस्ट दोबारा कराने हैं। क्या ये शोषण नहीं है? ये शोषण है, बिल्कुल शोषण है। उस समय मरीज को ये बोलना चाहिए, ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपने प्रिस्क्राइब में आपके सेंटर का नाम, आपके ये नाम डाल दीजिए। आप जर्नली देखेंगे तो वो नाम नहीं डालते हैं अपने सेंटर्स का, बस आपको इंडिकेट कर देते हैं, आप वहाँ पे जाइए। आप डॉक्टर साहब को बोलिए, साहब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप मेरे को ये
नाम डिस्क्राइब कर दीजिए और क्या जांचें मेरे को चाहिए। हाँ, ये पुरानी जांचें हैं, ये कितने समय पुरानी है और ये इसलिए यूज़ नहीं की जा सकती, इतना मरीज पूछता नहीं है उनसे। जी बिल्कुल। और अगर ये अस्पताल प्रशासन के साथ हो रहा है, उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी कई बार हम देखते हैं लैक ऑफ नॉलेज रहती है मरीज की, वो डिस्चार्ज लेने में भी हिचकिचाहट करते हैं, वो डरे डरे सहमे सहमे बोलते हैं अस्पताल प्रशासन से कि हमें अब डिस्चार्ज कर दीजिए। आप ट्रीटमेंट में बता रहे हैं, डिस्चार्ज के अंदर भी 1 से 2 दिन का समय लिया जाता है, मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया जाता है। और नॉर्मली इसमें देखा गया है डिस्चार्ज के समय बिल्स के अंदर, मनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डेड बॉडी नहीं देते हैं पेशेंट्स की। इसके लिए लेटेस्ट मसौदा तैयार हो चुका है केंद्र के अंदर कि अगर इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है मरीज के साथ या अस्पताल प्रशासन के साथ, तो उनको तुरंत प्रभाव से मरीज की डेड बॉडी रिलीज करनी होगी, उनका कितना भी पेंडिंग रहे भी। और ये चीज़ तो आप नॉर्मल केस में बता रहे हैं कि डेड बॉडी वो नहीं दे रहे हैं। हमने कोरोना का एकदम ऐसा समय देखा जो हर कोई अब यही चाहता है कि हम दोबारा उसे ना देखें। उसमें भी डॉक्टर्स की ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई कि डॉक्टर्स ने डेड बॉडी नहीं दी, या उस टाइम पे जो भी है परिजन तो उनसे मिल ही नहीं सकते थे, डॉक्टर्स को ही सब कुछ हैंडल करना हो रहा था, और किसी पेशेंट की कोई अंग निकाल दिए जा रहे हैं, डेड बॉडी सड़ रही हैं, उन्हें चूहे खा रहे हैं। ये मानवता के खिलाफ कार्यवाही हमने देखी। उसी समय हमने डॉक्टर्स का एक रूप वो भी देखा जब मई जून के समय में भीषण गर्मी पड़ रही थी, फिर भी मास्क लगाए हुए, पीपीई किट पहनकर डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज भी कर रहे थे। मतलब दोनों चीज़ें हमने देखी, एक तरफ तो एक मिसाल के रूप में और एक तरफ लापरवाही के रूप में। तो डॉक्टर्स के क्या कर्तव्य हैं अपने मरीज का इलाज करने के लिए? डॉक्टर के कर्तव्य हैं, अगर मरीज डॉक्टर के पास जाता है पर्टिकुलर किसी डिजीज़ के लिए, तो उसका सबसे पहला राइट है उस मरीज के लिए कि वो बताए कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ की उसको नॉलेज है या नहीं है, उसका उपचार कैसे कर सकता है। उसके अंदर डॉक्टर ये देखे कि मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ वो दवाई वैज्ञानिक दवाई का नाम बताए, ना कि कंपनी की दवाई का नाम बताए कि पर्टिकुलर किसी ग्रुप की दवाई खरीदना। वैज्ञानिक जेनरेटिक नाम बताए वो मेडिसिन का, ना कि कंपनियों के नाम बताए। फर्स्ट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर के लिए है। नॉर्मली आज देखा जाता है वो अपने कमीशन के लिए या ज़्यादा उनको पेमेंट है, वो कंपनीज के नाम डिस्क्राइब करते हैं कि पर्टिकुलर इस कंपनी की आपको ये दवाई लेनी है, तो वो उनको प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए, उनको एक एथिकली प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए। और आज के सिनारियों में ऐसी बात नहीं है डॉक्टर नहीं करते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स हैं, काफ़ी यंग डॉक्टर्स भी हैं, वो इस तरह की प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन हर पेशे में होता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो पेशा है इसमें मरीज पूरी अपनी जान को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, उसमें वो एक पर्टिकुलर छोटी सी नेग्लिजेंसी जो उसने खुद ने नहीं बरती है, वो डॉक्टर की नेग्लिजेंसी के कारण उसको पूरी अपनी जान से, या कई बार देखा जाता है अपनी पर्टिकुलर एक पार्ट से भी, बॉडी के पार्ट से भी हाथ धोना पड़ता है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि कई बार जो डॉक्टरी है ये एक तरीके की सेवा है जी, क्योंकि ये एक कोई बिजनेस नहीं है, और ये लगता हालांकि आजकल एक बिजनेस की तरह है, क्योंकि एक पूरी चेन चलती जा रही है कि उसमें ना लैब वाले जुड़े हुए हैं, उसमें दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज जुड़ी हुई हैं, उनमें वो दुकानें जुड़ी हुई हैं कि डॉक्टर्स कहेगा कि नहीं ये दवाई आपको यहीं से ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी, और डॉक्टर्स तो उनमें शामिल है ही। पर कोई बात नहीं, आगे चलेंगे कि यदि इस टाइप के काम हो रहे हैं तो शिकायत कैसे करें? शिकायत के लिए मैम 3 प्रावधान है। फर्स्ट प्रावधान है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 सेक्शन कवर होते हैं जिसमें आप क्रिमिनल एक्ट चला सकते हैं पर्टिकुलर हॉस्पिटल, पर्टिकुलर डॉक्टर के ऊपर। 304 ए के तहत, जिसमें 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माने का प्रावधान है। देन 337, इसके अंदर दुर्घटना हुई है लेकिन गंभीर नहीं है तो वो 6 महीने का चल सकता है, इसके अंदर 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। 338 सेक्शन 338 सेक्शन कहता है कि जब दुर्घटना घटी है लेकिन दुर्घटना बहुत गंभीर है जिससे उसका पर्टिकुलर हाथ या पैर या कान पर्टिकुलर डैमेज हो गया है, तो इसके लिए 2 साल की सज़ा है एज वेल एज पेनलाइज्ड भी है। ये तो क्रिमिनल एक्ट हो गए। देन इसके अलावा आप
मॉनिटरिंग लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, वो आप चला सकते हैं अपने कंज्यूमर फॉर्म्स में। आप चला सकते हैं उसको स्टेट कमीशन में है जो राज्य में एक होता है, उसके बाद आप चला सकते हैं इसको नेशनल कमीशन में जो अपना नेशनल में दिल्ली में है। इसके अंदर आपका एक मॉनिटरिंग जुडिक्शन होता है कि इस अमाउंट से लेकर इस अमाउंट तक आप यहाँ पर दावा कर सकते हैं। जो जिला फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे आप 1 रुपये से लेकर 1 CR तक 1 करोड़ तक का दावा कर सकते हैं डॉक्टर के ऊपर प्लस अस्पताल के ऊपर जी। आप स्टेट कमीशन के अंदर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का दावा कर सकते हैं। देन आप नेशनल कमीशन में मोर देन 10 करोड़ का दावा कर सकते हैं। इसके लिए कई जजमेंट है, कई केसेस हैं। एक जजमेंट मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी अच्छा जजमेंट है और काफ़ी पुराना जजमेंट है। ये है बलराम प्रसाद वर्सेज कुणाल शाह। ये NRI फैमिली थी कुणाल शाह, जो अमेरिका में सेटल्ड थे। 1998 के अंदर ये अपनी वाइफ के साथ इंडिया आए हुए थे भ्रमण पर। उस समय ये कलकत्ता विजिट कर रहे थे। सडनली इनकी वाइफ की अनुराधा शाह, इनकी वाइफ का नाम था, उनको बुखार आया, तबीयत ख़राब हुई। देन उसके बाद उनको वो कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके उनको मेडिसिन 80 mg से लेकर 100 mg की मेडिसिन दे दी। उसके बाद ये 3 दिन का कोर्स दिया। कोर्स के बाद उनको उस मेडिसिन से एलर्जी हुई, स्किन एलर्जी हुई। स्किन एलर्जी के बाद उनको उसी अस्पताल ने एडमिट कर लिया अपने यहाँ पर। एडमिट के दौरान भी उनका इलाज या उनके साथ क्या समस्या हो रही है उसको ध्यान नहीं देते हुए उन्होंने रेगुलर वो मेडिसिन प्लस उससे हाई डोज की मेडिसिन और उनको दे दी जो कम डोज की उनको नुकसान कर रही थी। देन उनको और हाई डोज की मेडिसिन दे दी। तो ये अपन ने देखा है कि जैसे छाले हो जाते हैं वैसे स्किन पे छाले फफोले टाइप में हो जाती है, पूरी स्किन उतर जाती है आपकी जी। पूरी बॉडी की स्किन उतर जाती है और लापरवाही उदाहरण है। हाँ, उसके अंदर वो लेडी रेगुलर 7 दिन एडमिट रही। 7 दिन एडमिशन के दौरान उसकी जान बच सकती थी, लेकिन वहाँ पे उसका प्रॉपर उसको बुखार आया, उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया जाकर उसको पता ही नहीं क्या ट्रीटमेंट दिया गया जिससे उसकी पूरी बॉडी ख़राब हो गई। उसके बाद जब केस ज़्यादा ख़राब हो गया उसको ब्रिज कैंडी अस्पताल मुंबई में, जब तक लेडी का स्वर्गवास हो चुका था, जो इनके NRI हस्बैंड थे उन्होंने इसको केस को दायर करा। इन्होंने वो खुद डॉक्टर थे, उन्होंने इंडियन मेडिकल काउंसिल में इनकी शिकायत करी, हॉस्पिटल की देन डॉक्टर्स की। इनको इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग द्वारा डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दी, उन्होंने हार नहीं मानी, इसको चैलेंज किया। 2003 में ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टरों को दोषी पाया। देन उसके बाद हाई कोर्ट गए, देन सुप्रीम कोर्ट। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, 253 पेज का जजमेंट है, जिसमें कुणाल शाह को अपने वाइफ के लिए डॉक्टरों को पैनलाइज किया गया। उसमें 6 करोड़ का भुगतान दिलवाया उन्होंने, डॉक्टर की, अस्पताल प्रशासन की गलतियों को मानते हुए कि आपके पास इतने समय तक लेडीज थी, उसकी स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन आपके लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो सर, यदि इस तरीके की लापरवाही हम देखते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं ताकि इस तरीके की घटनाएं ना घटें और भारत में जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं हम उन्हें एक बेहतर लेवल पर पहुंचा सकें? इसके लिए यही है, सबसे पहले जैसे अपन कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपन काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब कोई अपने साथ बीमारी आती है तो इतना समय नहीं देती है, लेकिन अपन को अपने आसपास अपने लोगों से, चिर परिचितों से अपन को पूछना चाहिए कौन से डॉक्टर साहब बढ़िया हैं, ना कि अपन को कि बहुत हाई फाई देख के कि ये बहुत बड़ा अस्पताल है उसके अंदर अपन, कई बार ऐसा नहीं होता है कि अच्छे अस्पतालों में भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन जनरली क्या होता है अपन इलाज बेहतर नहीं मिले, अपन को फैसिलिटी बेहतर मिले, उसके ऊपर अपना फोकस होता है। तो ये चीज़ लोगों को भी अपनी धारणा से उतारनी चाहिए। बिल्कुल। और आपका कहना है कि हमें खुद को भी अवेयर होना पड़ेगा और डॉक्टर्स को भी अपनी ड्यूटी ढंग से निभानी होगी। सर, आपने हमें इतनी सारी जानकारी इतनी गहराई से, इतनी आत्मीयता से प्रदान करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, आज हमारे विषय पर हमने बेहद गहराई से चर्चा की और जाना कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पूरे समर्पण से, निष्ठा से, आत्मीयता से निभाएं और हम भी ये देखें कि ये जो काम है, ये जो डॉक्टरी है, ये एक बिजनेस नहीं है। इंसान की जान कोई चीज़ नहीं है कि एक गई और दूसरी आ गई। हम भी सजग रहें और यदि कोई दुर्घटना का शिकार हम होते हैं तो हम भी अपनी आवाज़ उठाएं और जो कानूनी प्रावधान हमारे लिए किए गए हैं उनका लाभ उठाएं। राष्ट्रहित से जुड़े हुए मुद्दों पर फिर विचार करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप ही पूरी दुनिया हैं। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।